तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे संकट की जो है तो काल्पनिक लेकिन पूरी तरह से संभव है। सोचिए, साल 2026 की शुरुआत है और एक पतला सा समुद्री रास्ता हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद हो जाता है और बस इसी एक घटना से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जाता है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये असर एक लहर की तरह कैसे फैलता है। हम इस संकट के केंद्र से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे इसके झटके तेल, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारे खाने पीने की चीज़ों तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस पूरे संकट का केंद्र आखिर है क्या, और वो है हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य। ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए। दुनिया में हर रोज जितना भी तेल इस्तेमाल होता है उसका 20%, जी हाँ 20%, सिर्फ इसी एक रास्ते से गुजरता है। और सिर्फ तेल ही नहीं, भारी मात्रा में नेचुरल गैस भी। इसे ऐसे समझिए कि समंदर के रास्ते जितना भी तेल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसका करीब करीब 1/3 हिस्सा यहीं से निकलता है। ये सचमुच में एनर्जी ट्रेड के लिए दुनिया की सबसे जरूरी धमनी है। और इसी को कहते हैं मैरीटाइम चोक पॉइंट, मतलब पानी का एक ऐसा संकरा रास्ता जिसका रणनीतिक महत्व तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। तो अब देखते हैं कि पहला और सबसे तेज झटका कैसे लगा। तारीख थी 28 फरवरी 2026। सैन्य हमलों के जवाब में ईरान ने इस जलडमरू मध्य पर अपना कंट्रोल जमा लिया और बस देखते ही देखते एनर्जी का फ्लो लगभग ठप हो गया। संकट बहुत तेजी से बढ़ा। कुछ ही दिनों में शिपिंग ट्रैफिक पहले 70% तक गिरा और फिर लगभग 0 हो गया। क्यों? क्योंकि जहाज़ों का बीमा मिलना नामुमकिन हो गया और हमले का खतरा सर पर मंडराने लगा। और ये सिर्फ कोई खोखला खतरा नहीं था, व्यापारिक जहाज़ों पर हमले सच में शुरू हो गए। इसने इस पूरे समुद्री रास्ते को एक वॉर जोन में बदल दिया और नतीजा, शिपिंग कंपनियों को वहां से आना जाना पूरी तरह रोकना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के हेड ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी चुनौती करार दे दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। बाजार का रिएक्शन तो जाहिर है तुरंत और बहुत जबरदस्त था। तेल की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ीं जितनी हाल के किसी भी संकट में नहीं देखी गई थीं। सिर्फ $82 से बढ़कर ये सीधे $126 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। तो ठीक है, तेल की कीमतें बढ़ गईं, पर अब सबसे अहम सवाल ये है कि ये एनर्जी का संकट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक वायरस की तरह फैला कैसे। देखिए, तेल की बढ़ती कीमतें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक टैक्स की तरह काम करती हैं। मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फैक्ट्रियों में चीजें बनाना, यहाँ तक कि घरों को गर्म रखना, सब कुछ महंगा हो जाता है। इससे महंगाई बढ़ती है और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। और ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। डैलस के फेडरल रिजर्व बैंक के एक एनालिसिस के मुताबिक एक सीधा कनेक्शन है। ये रास्ता जितने ज्यादा समय तक बंद रहेगा, तेल की कीमतें उतनी ही ऊपर जाएंगी और दुनिया की GDP ग्रोथ उतनी ही कम होती जाएगी। और इसने दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। उनके सामने एक दुस्वप्न जैसी स्थिति थी, या तो आसमान छूती महंगाई से लड़ें या फिर एक गहरी आर्थिक मंदी को आने से रोकें। दोनों एक साथ करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन कहानी सिर्फ तेल और पैसे तक ही सीमित नहीं थी। इन झटकों का असर एक ऐसी जगह पर भी पड़ा जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, और ये एक ज्यादा बुनियादी समस्या थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया का 20% तेल इस रास्ते से जाता है, तो और ऐसी कौन सी जरूरी चीजें हैं जो वहां फंस गईं? इसका जवाब है फर्टिलाइजर, यानी खाद। फारस की खाड़ी दुनिया भर में खाद बनाने के लिए जरूरी चीजों का एक बहुत बड़ा हब है। और आप जानकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में जितना भी फर्टिलाइजर ट्रेड होता है, उसका लगभग 1/3 हिस्सा इसी एक रास्ते से गुजरता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा खाद्य संकट पैदा होने का खतरा बन गया। देखिए, तेल की तरह फर्टिलाइजर का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व या भंडार नहीं होता, तो जब सप्लाई रुकती है तो इसका असर सीधा पड़ता है। किसानों के लिए लागत बढ़ जाती है, फसलें खतरे में पड़ जाती हैं और दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो आखिर में आइए इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ये सब जो हुआ, ये कोई अचानक फैला हुआ केओस नहीं था। ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड चाल थी। कार्नेगी एंडोमेंट के एक एनालिसिस के मुताबिक ईरान की स्ट्रैटेजी इस रास्ते को पूरी तरह से बंद करने की नहीं थी, क्योंकि ऐसा करने पर एक बड़ा मिलिट्री एक्शन हो सकता था। इसके बजाय उनकी चाल थी इस रास्ते को एक हाई रिस्क जोन बना देना। इससे वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर जबरदस्त दबाव बना सकते थे, और वो भी बिना किसी बड़े जवाबी हमले को दावत दिए।
और यहीं पर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अली वायस का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि ईरान को सामूहिक विनाश का हथियार बनाने से रोकने की कोशिश में अमेरिका ने ईरान के हाथ में सामूहिक व्यवधान का हथियार थमा दिया। मतलब इस एक चोक पॉइंट पर कंट्रोल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार बन गया। तो 2026 का एक काल्पनिक संकट हमारी आज की एक दूसरे से जुड़ी दुनिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी को सामने लाता है, और ये हमारे लिए एक अहम सवाल छोड़ जाता है। शिपिंग, फाइनेंस या टेक्नोलॉजी में ऐसे और कौन से चोक पॉइंट्स हैं जिन पर हमारी ग्लोबल इकोनॉमी इतनी ज़्यादा निर्भर है? अगला झटका कहाँ से आ सकता है?